दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। ये एक वीडियो रहेगा YouTube पे, एकमात्र ऐसा वीडियो होगा जिस पे एक ही वीडियो में आपको जीवन कौशल कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती सुपर टेट की, तो आपके सिलेबस में अंतिम यहाँ पर सिलेबस में लिखा होगा सब्जेक्ट में जीवन कौशल। इसमें कुछ 4-5 टॉपिक है। 50 मिनट का ये वीडियो है, देख लीजिएगा और अपने नोट्स को मेंटेन कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको जीवन कौशल के थ्योरी वीडियो के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और जो भी नए प्रश्न, संभावित प्रश्न बन सकते हैं, उनको हम एक अलग से मैराथन वीडियो में करा देंगे। इस वीडियो को देखने के साथ साथ नोट्स बनाइए और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और जो भी क्लासेस चल रही हैं, 1 बजे आपकी संस्कृत, 2 बजे साइंस और 4 बजे आपकी एक नई क्लास शुरू होगी, 5 बजे गणित चैप्टर वाइज, इन सभी क्लासेस का लाभ लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपको हर क्लास का लिंक मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जो भी आपके दोस्त मित्र शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, प्लीज़ उन तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत तो की गई है, आपको दिखेगा ही, बाकी एक ही वीडियो में आपका ये कवर हो जाएगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले जीवन कौशल है क्या। उसके बाद हम यहाँ पर जो भी चीज़ें आपकी सिलेबस में दे रखी हैं, शिक्षक की भूमिका, दंड, पुरस्कार, उसको 50 मिनट के इस वीडियो में कवर करेंगे। सुपर टेट के नोट्स आप घर तक मंगवा सकते हैं मिनिमम चार्जेज में। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा कि कैसे नोट्स आपके घर तक पहुंचेंगे हार्ड कॉपी के रूप में। आइए जानते हैं जीवन कौशल है क्या। जीवन कौशल वे क्षमताएं हैं जो व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों और मांगों को पूरा करने में मदद करती हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं बेहतरीन जीवन जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इन कौशलों का उपयोग करना ही पड़ता है। लाइफ में आपकी कई प्रकार की समस्याओं से भी आपको सामना करना पड़ता है, तो वहां पर ये जो जीवन कौशल हैं ये आपको मदद करते हैं। ये व्यक्ति की जीवन की समस्याओं का सामना करने और उनका हल निकालने में मदद करते हैं। दूसरे शब्दों में एक स्लाइड आपके स्क्रीन पर लगी हुई है, इसमें यह कहा जा रहा है कि जीवन कौशल वह क्षमता है जो व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों और मांगों को पूरा करने में मदद करती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जीवन कौशल की शिक्षा देना आवश्यक है। यहां पर एक परिभाषा मेयर्स की है। इन्होंने कहा कि जीवन कौशल एक अनौपचारिक शिक्षा है जिसे विद्यालय से बाहर वास्तविक जीवन में सीखा जाता है। जीवन कौशल की आवश्यकता क्या है, तो वर्तमान समय में जीवन कौशल की शिक्षा देने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन कौशल के द्वारा ही हम किसी भी कार्य को प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य दैनिक जीवन में चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता के विकास करने से संबंधित है। WHO के अनुसार जीवन कौशल की संख्या कितनी है, यह प्रश्न पिछली शिक्षक भर्ती में पूछा जा चुका है। तो WHO के अनुसार 10 प्रमुख जीवन कौशल हैं। नंबर 1 है आत्म जागृति, अर्थात आप खुद को पहचाने, अपनी क्षमताओं को पहचाने, अपनी कमियों को जाने और अपनी पसंद और नापसंद को जाने। ये सबसे ज्यादा आपके जीवन के लिए जरूरी है। आत्म जागृति, खुद को पहचाने आप, ठीक है। आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर क्या क्षमता है, आपको क्या चीज पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या आपकी कमियां हैं, क्या आपकी अच्छाइयां हैं, तो फिर जीवन जीने का मजा ही नहीं। अर्थात आप अपने बारे में जाने। और दूसरा पॉइंट है यहां पर निर्णय क्षमता, अर्थात जो आप निर्णय लेते हैं वो दूसरों को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा, इसके क्या परिणाम होंगे, किस प्रकार से आप निर्णय ले रहे हैं। नंबर 2 आपका है निर्णय क्षमता। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो सबसे पहली हेडिंग डालिए जीवन कौशल, ये परिभाषा लिखिए मेयर्स की। फिर आप लिखिएगा कि जो जीवन कौशल की आवश्यकता क्या है, अपने शब्दों में एक लाइन लिखिएगा। कोई जरूरी नहीं है ये जो लिखा है बिल्कुल आप एज इट इज उतारे, आप अपने शब्दों में लिखिए एक लाइन में। फिर हेडिंग डाल करके लिखिएगा WHO ने 10 जीवन कौशल बताए हैं। नंबर 1 आत्म जागृति यानी खुद को पहचानना, निर्णय क्षमता यानी आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता जो है वो किस प्रकार से डेवलप है, उसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या परिणाम होंगे। प्रभावी संवाद यानी संवाद का मतलब क्या होता है, बातचीत करना, अर्थात इस क्षमता के द्वारा सही भाषा का चुनाव, उचित परिस्थिति, उचित शब्दों का चयन, उचित मानसिक स्तर का चयन करना सीखते हैं। मान लिया आपको किसी ऐसे मुद्दे पर बोलने के लिए कहा गया जिसमें आप
स्टेज पे तो खड़े हैं लेकिन सही भाषा का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, शब्दों का चयन नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार नेताओं के भाषण क्या होते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं, कहना कुछ और होता है, बोल कुछ और जाते हैं, है ना। या जो दल बदलू है, पार्टी चेंज किया, भूल ही जाते हैं कि हम पहले किस पार्टी में थे। तो ये क्या है, प्रभावी संवाद, इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। समझ में आया। चलिए, सृजनशील सोच क्या होता है। सृजनशील का मतलब होता है क्रिएटिविटी, कुछ नया करना, है ना। इसका संबंध किससे होता है, आपने यूपी टेट में और सी टेट में भी प्रश्न इसका पढ़ा होगा। नवीनता से इसका संबंध होता है। सृजनात्मकता का संबंध नवीनता से, मौलिक विचारों से, अर्थात कुछ अलग सोचना, ठीक है। जो दुनिया सोच रही है उस स्तर से नहीं, आपको कुछ नया करके देखना है, कुछ नया प्रैक्टिकल करना है। और ये जो सोच होती है ये आपको बहुत आगे ले जाती है। बहुत सारे आविष्कार लोगों ने कैसे किए, सोच करके ही तो किए, हट करके सोचा है कि अगर आम ऊपर से गिरा है, अगर पक करके टूटा है, ठीक है, पेड़ से, तो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, है ना। इसी से तो ये गुरुत्वाकर्षण बल और जो भी चीजें हैं, न्यूटन ने जो भी खोज की, जो भी मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक आए, ये कुछ नया सोच करके ही तो किए हैं। भाई पावलाव का कुत्ता आपने पढ़ा, कुत्ते पर ही उन्होंने क्यों प्रयोग किया, प्रयोग का क्या निष्कर्ष निकला, अधिगम के सिद्धांत दिए। अर्थात कहने का मतलब यह है कुछ आप नया सोचें, यह भी जीवन कौशल का एक हिस्सा है। समस्या समाधान। अब समस्या समाधान कैसे करेंगे, जब आप समस्या के बारे में जानेंगे तभी तो समस्या का समाधान करेंगे। अर्थात सबसे पहले समस्या को पहचानिए, उसको परिभाषित करिए, लक्ष्य निर्धारित करिए, फिर समस्या के समाधान के लिए जो विकल्प है उसमें सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए, फिर समस्या का हल निकलेगा, फिर उसको आप पुनर्मूल्यांकन करिए, ठीक है। फिर छठा है समीक्षात्मक सोच। समीक्षा का मतलब होता है कोई भी चीज है उसके गुण और दोष दोनों पर ही विचार करना, यही होता है समीक्षात्मक सोच। अंतरवैयक्तिक क्षमता मतलब सबको समान भाव से देखना है। इस क्षमता से लोगों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने में मदद मिलती है। तनाव प्रबंधन। जब आपके सामने समस्या आती है तो आप कहीं ना कहीं मेंटली परेशान हो जाते हैं, तनाव में होते हैं। तो ये जो जीवन कौशल है, इसी के माध्यम से, इस क्षमता द्वारा तनाव के स्रोतों को पहचाने और जाने कि किस माध्यम से हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। फिर आ जाता है संवेदनाओं का प्रबंध। इसके द्वारा हम अपनी और दूसरों की संवेदना को समझेंगे और ये जानेंगे कि ये कैसे किसी के व्यवहार को प्रभावित करती है। समानुभूति क्या होता है, दूसरे की परेशानी को समझना, ठीक है। अगर कोई मान लिया विकलांग है तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में या किसी के वहां किसी की मृत्यु हो गई है तो लोग जाते हैं वहां पर, समानुभूति दर्शाते हैं कि हम आपकी परेशानी को समझ सकते हैं। समानुभूति कि वैसा ही हम फील कर रहे हैं जो आपके साथ हुआ है या ऐसा हमारे साथ भी हो चुका है। दूसरों की परेशानियों को समझना ही समानुभूति होती है। सहानुभूति अलग है, समानुभूति अलग है। समान मतलब उसी स्थिति में खुद को रख करके हम फील कर रहे हैं और हम आपकी परेशानी को समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, यहां पर हम यूनेस्को के द्वारा शिक्षा के 4 स्तंभ बताए गए हैं। कौन कौन से? स्वयं सीखने का कौशल, हाथ के काम करने का कौशल, साथ रहने का कौशल, स्वयं को जानने का कौशल। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये यूनेस्को के द्वारा बताए गए। भावनात्मक समझ का मतलब क्या होता है? अन्य लोगों को समझना। कैसे? तो भावनात्मक समझ को आप सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? अभ्यास और प्रयास के द्वारा। भावनात्मक समझ में किस प्रकार के व्यवहार का विकास होगा? तो सकारात्मक होगा। डेल्फी विधि क्या होती है? डेल्फी विधि के माध्यम से हम जीवन कौशल के महत्वपूर्ण अंगों की पहचान करते हैं। डेल्फी विधि जो है ये भविष्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के बारे में भविष्यवाणियों को तैयार करने के लिए एक सहयोगी प्रक्रिया है। अगर आप नहीं जानते तो हेडिंग डाल करके लिख लीजिएगा, डेल्फी विधि, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम? भविष्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के बारे में भविष्यवाणियों को तैयार करने के लिए एक सहयोगी प्रक्रिया है। आमतौर पर व्यक्ति एक प्रौद्योगिकी या आंदोलन का नेतृत्व कर सकता है, जहां एक आम सहमति बनाने के लिए एक साथ विशेषज्ञ राय लाने के लिए काम करना चाहता है। यह पूर्वानुमान विधि अक्सर एक प्रश्नावली नियुक्त करती है जो समूह के सदस्यों को एक दूसरे के उत्तरों को पढ़ने और भविष्यवाणियों को तैयार करने में मदद करती है।
उदाहरण के लिए, जिन लोगों ने समूह में प्रत्येक उत्तर पर प्रभाव की मात्रा को कम करने के प्रयास में पूरी प्रक्रिया में गुमनामी बनाए रखती है। हो सकता है आपको अभी क्लियर ये चीज नहीं समझ में आई हो। देखिए, आपको बस इतना जानना है कि डेल्फी विधि क्या है। तो डेल्फी विधि से हम पहचान करते हैं जीवन कौशल के महत्वपूर्ण अंगों की। ठीक है, ये एक सहयोगी प्रक्रिया है जो विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों के बारे में भविष्यवाणियों को तैयार करने में मदद करती है। इसमें होता क्या है, इसमें एक प्रश्नावली तैयार की जाती है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं, एक दूसरे के उत्तरों को पढ़ने, भविष्यवाणियों को तैयार करने में मदद मिलती है। आगे बढ़ेंगे यहां पर हम अभिप्रेरणा। अगर आप सिलेबस नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम पर हमने सिलेबस का फोटो पीडीएफ भेज दिया है। उसमें आप देख पा रहे होंगे, जितना आप लोगों को डराया जा रहा है, जितना आप परेशान हैं जीवन कौशल के लिए, सबसे पहली हेडिंग वहां पर होगी जीवन कौशल के सिलेबस में व्यावसायिक आचरण एवं नीति, वो कराया जाएगा आपको, इसी वीडियो में कराया जाएगा। फिर आगे लिखा होगा प्रेरणा, प्रेरणा यानी मोटिवेशन कहें या अभिप्रेरणा कहें। फिर आगे होगा शिक्षक की भूमिका, सुविधादाता, अनुश्रवणकर्ता, मार्गदर्शक, ये। फिर उसके बाद होगा संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार, व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। बस 3-4 चीजें हैं जीवन कौशल में। अभी प्रेरणा हमने आपको बताया कि ये आप यूपीटेट सीटेट में भी पढ़ चुके हैं, बस यहां पर इन्होंने अलग से लिख दिया है। मोटिवेशन होता क्या है, अगर इसकी हम हिस्ट्री पे जाए तो पहले देख लेते हैं। अभी प्रेरणा जो है अंग्रेजी के मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। इसका जो विकास हुआ है लैटिन भाषा का एक शब्द था मोटम या मोवेर से हुआ है। इसका मतलब होता है गति प्रदान करना। कोई आप काम कर रहे हैं, कोई आपको मोटिवेट कर दे तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आपके अंदर जुनून आ जाता है कि हाँ हम कर सकते हैं और हाँ हम करके दिखाएंगे। तो ये काम होता है मोटिवेशन का। समझ में आ गया होगा आपको। और ये एक तरीके से स्पीड बढ़ाने का काम करती, कोई भी काम हो, सिर्फ पढ़ाई से ही संबंधित नहीं। किसी का अगर बिजनेस डाउन जा रहा हो, ठीक है, बिजनेस नहीं चल रहा हो, अगर उसको कोई मोटिवेट कर देगा तो वो और अच्छे तरीके से काम कर पाएगा, है ना। तो ये क्या है, कई बार हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारी फैमिली मेंबर, हमारे दोस्त मित्र या हमारे सीनियर हमको गाइडेंस देते हैं, साथ ही साथ मोटिवेट करते हैं, अर्थात हमें उससे उत्साह मिलता है, ठीक है, कि हाँ हम कार्य को कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये शब्द मोटम मोवेर, ध्यान रखिएगा किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। मोटिवेशन जो ये किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का। इतना याद हुआ। कई बार परीक्षाओं में डायरेक्ट परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो मैकडूगल ने क्या कहा है, अभिप्रेरणा वह शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। वुडवर्थ कहते हैं कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह व्यवस्था या तत्परता है जो किसी व्यवहार एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित की जाती है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि ये अभिप्रेरणा क्या है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं। इस पर अंडरलाइन कर लीजिएगा नोट्स अगर बना रहे हैं। वुडवर्थ की जो आप परिभाषा लिखिएगा इसमें ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ी सी बड़ी परिभाषा है। ये कहते हैं कि ये अभिप्रेरणा क्या है, एक व्यवस्था या तत्परता है। तो इस पर आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, अंतर आपको याद रहेगा। फिर जॉनसन कहते हैं कि अभिप्रेरणा एक सामान्य क्रियाकलाप है। तो सामान्य क्रियाकलाप की बात किसने की है, जॉनसन ने। इस पर अंडरलाइन कर लीजिएगा। अभिप्रेरणा के घटक, यहां से प्रश्न यूपीटेट की परीक्षा में हर बार पूछा गया है, जो परीक्षा रद्द हुई उसमें भी और इसके पहले भी। अभिप्रेरणा के घटक 3 है, आवश्यकता, प्रणोद या चालक एक ही बात है, प्रोत्साहन या उद्दीपन एक ही बात है। कई बार यहां पर ऑप्शन कंफ्यूजन में आपको डाल देता है, तो ये ध्यान रखना है। देखिए, मोटिवेशन की आवश्यकता आपको कब पड़ेगी, प्रणोद क्या काम करेगा, प्रोत्साहन का क्या काम रहेगा, आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। आवश्यकता क्या है, तो ये एक जैविक अवस्था है। ठीक है, किसी की कमी या अति के कारण, मतलब कोई चीज आपके पास ज्यादा है या कम है तभी आपको आवश्यकता पड़ेगी, ये एक जैविक अवस्था है। अंतर्नोद क्या होता है, ये आपकी वो आंतरिक ऊर्जा है जो आपको क्रियाशील बनाती है। आपके अंदर से आवाज आती है कि हाँ हमें ये करना है, करना ही है। ये आपकी आंतरिक ऊर्जा, यानी आंतरिक ऊर्जा को ही अंतर्नोद कहा गया है। ठीक है, या हम इसको इंग्लिश में आई थिंक ड्राइव कहते हैं, है ना। आप लोग बताइएगा अगर हम गलत नहीं है तो, ड्राइव कहते हैं इसको। आगे बढ़ेंगे हम प्रेरक। फिर आते हैं प्रेरक। प्रेरक क्या है, जब अंतर्नोद किसी लक्ष्य या उद्देश्य से संबंधित हो जाता है तो उसे प्रेरक कहते हैं। देखिए, एक एक करके हम आपको दोबारा समझाने का प्रयास करते हैं।
सबसे पहले हमने आपको बताया आवश्यकता, ठीक है। आवश्यकता की अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति की कुछ नीड होती है, जैसे आपको जल चाहिए, वायु चाहिए सांस लेने के लिए, भोजन चाहिए, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। या आवश्यकता की अगर पूर्ति नहीं होगी तो आप टेंशन में हो जाएंगे। एक दिन आपको पानी ना मिले, सांस लेने को ना मिले, भोजन ना मिले तो तनाव होगा कि नहीं होगा। अर्थात आवश्यकता की पूर्ति ना होने पर शरीर में तनाव और असंतुलन की स्थिति बन जाती है। और अगर आपको वही चीज मिल जाए, भूख लगी है खाना मिल जाए, प्यास लगी है पानी मिल जाए, तो तनाव खत्म हो जाता है। आवश्यकता दो प्रकार से होती है, एक कमी से, एक अति से, मतलब कमी या तो वृद्धि से, ठीक है। जब हमारे शरीर में किसी की कमी होती है तो हमें उसकी आवश्यकता महसूस होती है कि हमें यह चीज मिल जाए। जब हमारे शरीर में किसी चीज की वृद्धि होती है तो उसे त्यागने की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे आपकी कुछ और भी आवश्यकताएं हैं, ज्ञानोपार्जन मतलब ज्ञान को अर्जित करना, धन को अर्जित करना, नींद, ये भी एक आवश्यकताएं हैं। दो प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, अनिवार्य आवश्यकताएं, गैर अनिवार्य। अनिवार्य जैसे आपकी भूख हो गई, प्यास, नींद, मलमूत्र त्याग कह सकते हैं, काम और विश्राम, ये क्या है, अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जो आप अपने शौक पालते हैं, वो उतनी अनिवार्य नहीं है, यानी कह सकते हैं कि अगर वो ना भी है आपकी लाइफ में तो काम चलेगा, ठीक है। गाड़ी घोड़ा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अच्छा सा मोबाइल सबके पास है, बट ये इतना अनिवार्य नहीं है। अगर आप आईफोन, एप्पल नहीं ले पा रहे तो आप सिंपल से सैमसंग के मोबाइल से, शाओमी के मोबाइल से भी काम चला सकते हैं, ये गैर अनिवार्य है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब आ जाता है आपका चालक, इसी को हम अंतर्नोद कहते हैं, इसी को हम प्रणोद कहते हैं। लिख लीजिएगा, भूल जाएंगे आप। चालक, अंतर्नोद, प्रणोद, ड्राइव एक ही बात है। एक पॉइंट और इसमें लिखिएगा, जो ये अंतर्नोद शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले वुडवर्थ महोदय ने किया था, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, कह सकते हैं हम कि जब किसी भी व्यक्ति में किसी तरह की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो क्रियाशील बढ़ जाती है। जैसे आपको पानी की आवश्यकता है तो आप ढूंढेंगे पानी कहाँ है, कहाँ रखा हुआ है, चल करके जाएंगे, पिएंगे, ठीक है, प्यास बुझाएंगे आप, ये कह सकते हैं हम। तो उदाहरण के तौर पे यहां पर भोजन क्या है, आवश्यकता है, ठीक है। अगर हम भोजन के संदर्भ में इसको देखें, प्यास वाला मुद्दा खत्म वहां पर, जैसे हम आपको दूसरे कॉन्सेप्ट में इसको समझाएं, ठीक है। तो भोजन क्या है, आपकी आवश्यकता है। भूख क्या है, चालक का काम कर रही, भूख क्या है, चालक है या अंतर्नोद है, जो आपको भोजन तक पहुंचाने का काम कर रही है, आपको क्रियाशील बना रही। उसी तरीके से अगर हम पानी वाले कॉन्सेप्ट में समझें तो प्यास क्या है, चालक है, ठीक है। पानी तक आप पहुंच रहे हैं, किसकी वजह से, प्यास, तो प्यास क्या है, चालक। अब हमें नहीं लगता इससे अच्छा कोई आपको समझा सकता है, एक एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। प्यास चालक को जन्म देती है, चालक व्यक्ति को निश्चित प्रकार की क्रिया या व्यवहार के लिए प्राणी को प्रेरित करता है। समझ में आ गया होगा अच्छे से, आवश्यकता क्या है, अंतर्नोद क्या है और प्रेरक क्या है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अभिप्रेरणा दो प्रकार की यहां पर अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। मैस्लो ने अलग तरीके से बताया। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर अभिप्रेरणा दो प्रकार की, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। और अभिप्रेरणा जो है आगे बताएंगे हम आपको, कई तरीके से इसका वर्गीकरण किया गया है। आंतरिक मतलब अपनी इच्छा से कार्य करना, जैसे मां के द्वारा बच्चे को दूध पिलाना। बाह्य प्रेरणा क्या है, किसी दबाव में कार्य करना, जैसे बच्चा रो रहा है तब आप दूध पिला रहे हैं, प्रेशर बन रहा है कि हाँ बच्चा रो रहा है, चुप कराना है। अंतर समझ में आया। आंतरिक आप खुद से वो काम कर रहे हैं, बाह्य मतलब बच्चे को रोने पे, अर्थात प्रेशर है आप पे, बाहरी दबाव है, ये कह सकते हैं। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा की विशेषताएं क्या है। अभिप्रेरणा क्रियाशील होती है, अभिप्रेरणा साधन है, ये भी ध्यान रखिएगा। अभिप्रेरणा मानव के व्यवहार से प्रभावित होती है, शारीरिक परिस्थितियों का प्रभाव प्रेरणा पर पड़ता है। अभिप्रेरणा के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे आपका जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, फ्रायड, युंग और एडलर के द्वारा दिया गया। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत हॉर्डाइक ने दिया। शारीरिक सिद्धांत जो है ये कहता है कि अभिप्रेरणा शारीरिक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। व्यवहार का सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया। क्षेत्र का सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया। प्रेरक क्या है, देखिए
व्यक्ति के शरीर में उपस्थित हुई शारीरिक दशाएं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, उन्हीं को हम प्रेरक कहते हैं। जैसे मिठाई की दुकान पे जाएं अगर, ठीक है, तो तरह तरह की मिठाइयां मिलेंगी वहां पे, तो हमारा ध्यान क्या है, आकर्षित करेंगी, अर्थात वे प्रेरक का काम कर रही हैं। कोई भी ऐसी वस्तु, परिस्थिति, स्थित, व्यक्ति या स्थान जो हमारी क्रिया को, हमारे व्यवहार को या हमारे ध्यान को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, उसी को हम प्रेरक कहते हैं। अर्थात ये शारीरिक दशाएं हैं आपके शरीर में जो उत्पन्न होती हैं। किसी अच्छी चीज को देख, कोई अच्छा सा, आप मान लिया शॉपिंग करने गए, कोई अच्छा सा ड्रेस आपको पसंद आ गया, आपकी आंतरिक दशा कह रही कि हाँ ये हमें लेना चाहिए। प्रेरकों के प्रकार, प्राकृतिक प्रेरक में आपका इन्होंने बांटा है थॉमसन ने, ठीक है, अलग अलग हो सकता है सबका वर्गीकरण। तो इन्होंने भूख, प्यास, नींद, क्रोध, काम, मलमूत्र, त्याग को प्राकृतिक में रखा है। कृत्रिम में दंड, पुरस्कार, निंदा, प्रशंसा, उन्नति को रखा है। मैस्लो ने 2 प्रकार के बताए हैं प्रेरक, जन्मजात और अर्जित प्रेरक। इसी प्रकार से गैरेट का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक प्रेरक। अभिप्रेरणा का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो यहां पर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है। सिगमंड फ्रायड को आप बाल विकास वाले में और अच्छे से पढ़ेंगे। इनके अनुसार अचेतन मन तथा जीवन और मृत्यु मूल प्रवृत्ति व्यक्ति के लिए प्रेरणा का कार्य करती है, ऐसा सिगमंड फ्रायड का मानना है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया। ये कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियां ही व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण करती है। फिर आ जाता है आपका प्ररोध न्यूनता का सिद्धांत, ये क्लार्क हल ने दिया। इनका नाम था पूरा क्लार्क लियोनार्ड हल। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अनुक्रिया करने हेतु भूख, प्यास, नींद आदि प्ररोध की भूमिका पर बल देता है। ये हो जाता है प्ररोध न्यूनता का सिद्धांत। विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत क्या कहता है, इसके प्रतिपादक हैं सोलोमन और कॉर्बेट। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति की 2 विरोधी भावनाएं कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत कहता है, इसके प्रतिपादक है डेविड सी मैक्सिलैंड। इनका यह मानना था कि उपलब्धि प्रेरणा का मतलब है श्रेष्ठता के स्तर को प्राप्त करने की इच्छा से है। बालक अभिप्रेरित होकर अपना कार्य ठीक ढंग से करता है ताकि अधिक से अधिक सफलता मिल सके। ये बालक की छोटी उपलब्धि से बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे अगर कोई बच्चा तृतीय श्रेणी में शिक्षक में चयन होने के बाद प्रथम श्रेणी शिक्षक बनने की इच्छा का होना। कहने का मतलब ये है, 3rd क्लास के आप टीचर बने हैं, हम ये कह सकते हैं कि आप प्राथमिक विद्यालय के टीचर बने हैं, फिर आप सोचेंगे कभी ना कभी कि हम प्रिंसिपल बन जाएं। तो ये है आपका उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अब यहां पर आपके सिलेबस में जो पहला पॉइंट है व्यावसायिक वाला, उसकी यहां पर हम बात करने वाले हैं। वहां पर लिखा होगा व्यावसायिक आचरण एवं नीति, व्यावसायिक नैतिकता। देख लीजिए सिलेबस आपकी स्क्रीन पर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यहां पर है मानव जीवन का आधार क्या है, व्यवसाय, है ना। यहां पर आपको अजीब सा लग रहा होगा ये पढ़ करके, मानव जीवन का आधार व्यवसाय कैसे हो सकता है, बट है, क्योंकि जीवित अगर आपको रहना है तो कुछ पैसा कमाना है, पैसा कमाना है तो व्यवसाय करना है। व्यावसायिक नैतिकता पर चर्चा 1980-90 में ब्रिटेन के व्यावसायिक नैतिकता के स्वर्ण युग के दौर शुरू हुई। अब यहां पर नैतिकता की अगर हम बात करें, व्यावसायिक नैतिकता के संदर्भ में प्रामाणिक नैतिकता, वर्णनात्मक नैतिकता। प्रमाणित का मतलब है इसमें प्रमाण दिया जाएगा, वर्णनात्मक का मतलब प्रमाण नहीं दिया जाएगा, वर्णन किया जाएगा। नोट करिएगा, जैसे इनकम टैक्स की जो फाइल है इसमें प्रमाण भी रहता है और वर्णन भी रहता है, तो ये दोनों प्रकार का है। यहां पर CSR क्या है, ठीक है, कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात उद्योग जगत की सामाजिक हिस्सेदारी जिस क्षेत्र से संबंधित हो उस क्षेत्र का ध्यान रखना। जैसे केमिकल फैक्ट्री में प्रदूषक का ध्यान रखना, लोगों की नौकरी को देना और साथ ही साथ सेहत का ध्यान रखना। शिक्षा में सिर्फ वर्णनात्मक नैतिकता पाई जाती है, ठीक है। 1976 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मिल्टन फ्रीडमैन को। ये एक प्रसिद्ध विद्वान है जो व्यावसायिकता के खिलाफ है। प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय कॉपीराइट अधिनियम कब आया, 1956-57। ये सब व्यवसाय से जुड़े हैं इसलिए आपको बताया जा रहा है। पेटेंट क्या होता है, तो किसी कंपनी या व्यक्ति के द्वारा बनाए गए उत्पाद या सेवा का मालिकाना। आपने अगर कोई नया प्रोडक्ट अपनी कंपनी में लॉन्च किया तो इसका अधिकार है, इसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होगा। ट्रेडमार्क क्या है, ये एक व्यापार चिन्ह है जिसके द्वारा एक कंपनी को बाजार में पहचाना जाता है। ट्रेडमार्क एक चिन्ह होता है। हॉलमार्क क्या है, जैसे सोने का मानक, जबकि कैरेट उसकी शुद्धता का मानक, कहते 24 कैरेट का सोना।
हॉलमार्क लगा वाला सोना लीजिएगा। 1 मार्क सोने के अलावा खाने पीने की जो चीजें होती हैं, आपने देखा होगा ग्रीन बिंदी लगी होती है उस पर, तो ये 1 मार्क का निशान होता है। आपने ईवीएस में इसको पढ़ा होगा। खाने पीने वाली चीजों उत्पादों पर एक छोटे वर्ग में हरी वृत्तीय आकृति शाकाहारी, जबकि लाल वृत्तीय आकृति मांसाहारी को दर्शाता है। हमने बताया ना, हरी ब्रेड का पैकेट उठा करके देखिए, बिस्किट का पैकेट उठा करके देखिए, कहीं पे छोटी सी हरी बिंदी गोल में ऐसे जरूर होगी। ठीक है। ब्रांड या गुडविल कोई मूर्त उत्पाद नहीं है, अपितु एक कंपनी द्वारा कई वर्षों में, अर्थात कहते हैं वो ब्रांड बहुत अच्छा है। आप अगर किसी भी, जैसे अमूल का दूध कहते हैं बहुत अच्छा है, ब्रांड है उसका, तो ये कोई मूर्त उत्पाद थोड़ी दिखेगा थोड़ी, मतलब ये एक कस्टमर को सेटिस्फेक्शन, यानी कस्टमर इससे सेटिस्फाइड है, इसी को हम ब्रांड कहते हैं, कुछ अलग नहीं है। आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट व्यवसाय जगत में किसी व्यवसाय में किए जाने वाले व्यवहार का मानक निर्देश होता है कि कैसे व्यवहार करना चाहिए। व्यावसायिक नैतिकता के तत्व है यहाँ पर ईमानदारी होनी चाहिए अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो, वचन पालन हो, जो आप कहें वो करें, समय पालन हो, अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं 10 बजे ऑफिस का टाइम है तो खुल जाए, मानवता हो, सत्य आचरण हो, अहिंसा, अस्तेय, कर्तव्य परायणता हो, वफादारी हो, दया भी हो, सहानुभूति और समानुभूति भी हो, भाईचारा भी हो, बाल श्रम मतलब बच्चों को वहां पर कार्य में न लगाया जाए, विरोध हो, अगर आप कोई फैक्ट्री है तो प्रदूषण नियंत्रण पे भी काम करें, यौन शोषण पर प्रतिबंध हो, आकस्मिक दुर्घटना की क्षतिपूर्ति हो, मान लिया आकस्मिक कोई दुर्घटना भूकंप आ जाता है या जैसे भी कोविड में कोई महामारी रही तो कंपनियां क्या है कुछ लोगों को मदद की, बहुत सारी कंपनियों ने सैलरी कम दी या मतलब बहुत सारे लोगों को हटा दिया, तो कहीं ना कहीं इसकी क्षतिपूर्ति की भी क्षमता हो, आंतरिक व्यापार न करना, धोखाधड़ी, ये सब चीजें क्या है ये आपको पढ़ाया जा रहा है, ये व्यावसायिक नैतिकता के तत्व हैं। व्यवसाय जगत में क्या सही है क्या गलत है, किसी को बिना नुकसान पहुंचाए क्या किया जा सकता है, इस आचरण या सोच को व्यावसायिक नैतिकता कहते हैं। चार्ल्स वुड्स ने अपनी रिपोर्ट दी है किस पर, तो व्यावसायिक शिक्षा। प्रश्न पूछ सकता है कि व्यावसायिक शिक्षा पर रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई, तो चार्ल्स वुड के द्वारा। स्कूल में शिक्षा पद्धति में लाए गए बदलाव व विकास को लागू कौन करती है, तो एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी ही एनसीएफ तैयार करती है। अध्यापकों के प्रशिक्षण एवं योग्यता का निर्धारण कौन करता है, एनसीटीई करती है। ठीक है, एनसीटीई की गाइडलाइन में ये है, एनसीटी की गाइडलाइन, एनसीटी ने अपना नया बजट कह रहे हैं गजट पत्र जारी किया, इसमें ये बीएड को शामिल किया गया, आपने ऐसे न्यूज में सुना होगा। ठीक है, एनसीटी के द्वारा सीटेट की, यूपीटेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए आदेश जारी किया गया, तो ये अध्यापकों की प्रशिक्षण योग्यता का निर्धारण करती है। व्यावसायिक निर्देशन का सूत्रपात अमेरिका में पार्सन ने किया। व्यावसायिक शिक्षा की भारत में शुरुआत 1986 से मानी जाती है। शिक्षक के व्यावसायिक आचरण के मानक एनसीटीई निर्धारित करती है। यहां पर एक स्टेटमेंट है व्यवसाय के बारे में, परिभाषा है एल.एच. हैने की। व्यवसाय का अर्थ उस मानवीय क्रिया से है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। विश्वविद्यालयी शिक्षा के प्रयास के लिए उत्तरदायी संस्था कौन सी है, तो ये है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात करें तो 28 दिसंबर 1953 उस समय शिक्षा मंत्री थे, और ये शायद पहले शिक्षा मंत्री थे, हाँ 1953 की बात है। नाम था इनका मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन्होंने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी थी। किसने, उस समय शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के मापदंडों के समन्वय, निर्धारण और अनुरक्षण हेतु 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। यहां पर हम बात करेंगे व्यावसायिक नैतिकता का क्या महत्व है, तो चुनौतियों से निपटने में सहायक है, भावात्मक पक्ष मजबूत, इससे विश्वास उत्पन्न होता है लोगों में, बौद्धिक कौशल का विकास, सामाजिक उन्नति में सहायक है। आगे बात करेंगे शिक्षक की भूमिका। आपके सिलेबस में अगला एक पॉइंट है शिक्षक की भूमिका, ब्रैकेट में लिखा होगा सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता। आइए जानते हैं सुविधादाता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में और परामर्शदाता के रूप में। ठीक है, सुविधादाता की अगर हम बात करें तो यहां पर शिक्षक का गुण कैसा होना चाहिए, स्थिर, विश्वसनीय व्यक्ति, मेलजोल की प्रवृत्ति हो, भावनाओं में एक रूपता हो। नेतृत्वकर्ता में क्या होना चाहिए, नैतिक जागरूकता हो, बौद्धिक कुशाग्रता हो, और अगर अनुश्रवणकर्ता के रूप में हम टीचर को देखें तो ये सारे ही गुण होने चाहिए, इतना आपको पता होगा। शिक्षक के अगर गुणों को हम देखें तो शैक्षिक गुण, व्यावसायिक गुण, व्यक्तित्व संबंधी गुण, आपसी संबंध व तालमेल के गुण होंगे।
ठीक है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। अब शिक्षक की भूमिका कह रहा है कि सुविधादाता। सुविधादाता का मतलब क्या हुआ कि आप बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराएं, चीजों को आसान तरीके से प्रस्तुत करें। ठीक है, बच्चा अगर कहीं पे कोई समस्या है उसको, तो उस समस्या का समाधान करने में मदद करें, यही होगा ना सुविधादाता। कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, हम बार बार आपको कह रहे हैं, घबराना नहीं है। आपके सिलेबस में जो चीजें हैं वो पहले भी आप पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा अपडेट करना है उन चीजों को बस। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर मार्गदर्शक के रूप में। तो बच्चों को जहां पर भी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़े आप मार्गदर्शन करें, परामर्श की आवश्यकता हो आप परामर्श दें। तो ये शिक्षक की भूमिका हो गई। यहां पर कुछ पुस्तकें हैं जैसे द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये पुस्तक है J.B. सीयर्स की। शिक्षा का केंद्रीय घटक कौन है? विद्यार्थी को केंद्र में रखा जाता है। ठीक है, किसी शिक्षक जिसका छात्रों पर पुनर्बलनकारी प्रभाव नहीं पड़ता तो छात्र उसके व्यवहार का अनुसरण नहीं करते। कौन सा प्रभाव छात्रों को शिक्षक का अनुकरण करने हेतु प्रभावित करता है? तो पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब होता है शाबाशी देना एक तरीके से। पुनर्बलन सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, कोई बच्चा आपने कुछ होमवर्क दिया, कोई प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए दिया, अगर काम कर रहा है तो आप उसको बोलते हैं ना गुड, शाबाश बेटे, एक्सीलेंट, गुड जॉब, ये होता है पुनर्बलन। अर्थात अगर आप बच्चों को पुनर्बलन देंगे तो वो और काम करने के लिए मोटिवेट होंगे। खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, ये स्टेटमेंट है मैकडूगल का। आगे भी हम बहुत सारी चीजें अभी कवर करेंगे डिटेल से, बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि इतना शॉर्ट में कैसे आपने खत्म कर दिया। आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में भी हम जानेंगे। 2 पॉइंट यहां पर और देख लेते हैं। अगर शिक्षक या अभिभावक बालकों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करे तो बालक उनके व्यवहार का अनुकरण करना सीख जाता है। ये किसका स्टेटमेंट है? इसकी पुष्टि की J.B. सीयर्स ने। ठीक है, शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक को सुगमकर्ता, सुविधादाता, फैसिलिटेटर कहा गया। विद्वानों ने नेतृत्व के 3 प्रकार माने हैं: तानाशाही, निरंकुश, सत्तावादी। इस प्रकार के नेतृत्व में अधिकार सिर्फ शिक्षक नेता के पास होते हैं और वह शिक्षा में तानाशाही शिक्षक के बराबर होता है। कक्षा में सिर्फ हावी वही होता है और विद्यार्थियों की भागीदारी लगभग शून्य होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि सत्तावादी का मतलब क्या है या तानाशाही का मतलब क्या है? तानाशाही का मतलब सिर्फ शिक्षक की ही चलेगी कक्षा में, बच्चों की भागीदारी शून्य होगी। फिर आ जाता है बाल केंद्रित नेतृत्व। इसमें क्या होगा? इसमें नेतृत्वकर्ता भी समूह के लोगों के बराबर ही होता है। नेतृत्व में वह अकेले ही नहीं अपितु समूह के सभी लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए सभी की राय एवं सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करता है। अहस्तक्षेपी नेतृत्व क्या होगा? इस प्रकार के नेतृत्व में शिक्षक ना तो पूरी तरह से तानाशाह होता है और ना ही पूरी तरह से प्रजातांत्रिक होता है, जबकि वह अपने कार्यों को एक आम सहमति बन जाने के बाद अंजाम देता है। वास्तव में आजकल इस प्रकार का नेतृत्व कंपनियों एवं कारपोरेट जगत में ही दिखाई देता है। हम समझ गए कि सबसे बेहतर नेतृत्व कौन सा हुआ? प्रजातांत्रिक या बाल केंद्रित। और हम शिक्षक के नेतृत्व शैली में इसी प्रजातांत्रिक गुणों को तलाश करेंगे। तो वर्तमान में शिक्षा का प्रारूप क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा, प्रजातांत्रिक कह सकते हैं, जिसमें बालक की आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखा जाए। शिक्षक के नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रमुख प्रमाण: बच्चों का मुखिया होगा टीचर, असफलता की जिम्मेदारी लेगा, पहल करेगा, सलाह देगा, राह दिखाएगा, टीचर अनुभवी होगा, सुविधाएं देने वाला होगा और प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण होगा टीचर का, सही बच्चों की राय को जानने वाला होगा। शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में सदियों से शिक्षकों को इस देश में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त है, क्योंकि शिक्षकों को आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शक माना गया है। एनसीएफ 2005 में शिक्षक को मार्गदर्शक बताया गया है। मार्गदर्शक जो गुण होगा, मार्गदर्शक जो टीचर के अंदर गुण होगा मार्गदर्शक के रूप में, तो उसमें ये गुण होने चाहिए: विषय विशेषज्ञता हो, अनुभव हो, मार्ग का ज्ञाता हो, विद्यार्थियों की अगुवाई करे, प्रेरक, मोटिवेशन, मोटिवेट करे, पहल करता हो, सुविधा दे, परामर्श दे। शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में, यहां पर एक पॉइंट है जो आपको नोट कर लेना चाहिए। आधुनिक परामर्श चिकित्सा का जनक कार्ल रोजर्स को माना जाता है। परामर्श है क्या? एक व्यक्ति की मांग पर दूसरे अनुभवी द्वारा
उस जरूरतमंद व्यक्ति को उचित सलाह देना ही परामर्श। दो प्रकार का है यहाँ पर दिखाया गया। सामूहिक परामर्श, जैसे कक्षा में कभी कभी जो स्कूल के मैनेजर होते हैं या जो प्रिंसिपल होते हैं आकर के पूरी कक्षा को बताते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे पढ़ो, ड्रेस में आया करो, वगैरह वगैरह। व्यक्तिगत क्या है, किसी को ऑफिस में बुला करके बताना कि बेटा तुम्हारी फीस नहीं जमा है, टाइम से तुम डिसिप्लिन में नहीं आते हो, कक्षा में ठीक से नहीं बैठते हो, तुम्हारी शिकायत आ रही है, बच्चे शिकायत करते हैं, किसी एक को कक्षा में बुला करके परामर्श देना, सुझाव देना कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करो। शिक्षक एक परामर्शदाता होता है क्योंकि वह छात्रों का हितैषी है, सूचना को गोपनीय रखेगा, निस्वार्थ बिना किसी पूर्वाग्रह की सलाह देगा। पूर्वाग्रह का मतलब समझ रहे होंगे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लिंग आधारित, यानी लड़का और लड़की को समान दृष्टि से देख करके सलाह देगा। विद्यार्थियों की समस्या को समझने वाला होगा और प्रजातांत्रिक सोच वाला होगा, ना कि अपनी सोच थोपने वाला होगा, विषय विशेषज्ञ होगा। शिक्षक के एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में, अर्थात अनुश्रवणकर्ता का मतलब यह है कि जो भी समस्याएं कक्षा में आ रही उसको सुने और उसकी समस्या का समाधान करे। अर्थात अनुश्रवणकर्ता वह व्यक्ति होगा जो किसी कार्य की देखरेख करते हुए कार्य में आने वाली बाधाओं एवं कमियों को ध्यान में रखते हुए दूर करते हुए कार्य को सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। इस रूप में निश्चय ही शिक्षक क्या है, अनुश्रवण करता है, क्योंकि वो पुष्टि करता होता है, निदान करता है। निदान मतलब समस्या का समाधान करेगा, उपचार करेगा, मानकों को निर्धारित करेगा, आकलन करेगा, मूल्यांकन करेगा, पहचान करेगा और बच्चों की उन्नति पर नजर रखेगा, सही सलाह देगा, कमियों को दूर करेगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे संवैधानिक और मानवीय मूल्य। मुश्किल से 5 मिनट और अपना दे दीजिएगा, यहाँ पर सारी चीजें आपको कवर करा दी जाएंगी। मूल्य क्या है, तो अंग्रेजी भाषा के वेलेयर शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है किसी वस्तु की कीमत, गुण या उपयोगिता को व्यक्त करना। ठीक है। संस्कृत इष्ट अर्थ, मतलब मूल्य का मतलब यह है वह जो इच्छित है। मानवीय मूल्य को सबसे पहले 1986 की जो शिक्षा नीति आई थी उसमें भी महत्व दिया गया है। एनसीईआरटी ने कुल 83 मूल्य माने हैं, जैसे समानता, सहयोग, सफाई, सच्चाई, श्रम आदि। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के अनुसार 83 मूल्यों की बात कही गई है, लेकिन भारतीय दर्शन के अनुसार कुल 4 मूल्य माने गए, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। सांसारिक मूल्य हैं ये, और मोक्ष जो है ये पारलौकिक मूल्य है। तो ये 4 भारतीय दर्शन के अनुसार है। व्यक्तित्व का मूल्य आधारित वर्गीकरण सबसे पहले स्प्रेंजर ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने 6 मूल्यों पर आधारित व्यक्तित्व को बताया है। राजनीतिक मूल्य राजनेता में पाया जाएगा, सामाजिक मूल्य समाजसेवी में पाया जाएगा, आर्थिक मूल्य बिजनेसमैन में, कलात्मक मूल्य कवि चित्रकार में, धार्मिक मूल्य साधु संत फकीर पादरी में, सैद्धांतिक मूल्य आदर्शवादियों में। एनसीईआरटी ने 4 शैक्षिक मूल्य माने हैं। कौन कौन से? श्रम, सफाई एवं सच्चाई, समानता एवं सहयोग, बंधुत्व एवं भाईचारा। ठीक है। अब यहां पर अर्जन क्या है, तो मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की पुष्टि करे, वही मूल्य है। पार्सन्स क्या कहते हैं, मूल्य किसी सामाजिक व्यवस्था में कई अनुस्थापनों में से किसी एक अनुस्थापन का चयन है। ब्रुजेकर कहते हैं कि शिक्षा उद्देश्यों को व्यक्त करना शैक्षिक मूल्य कहलाता है। जोसेफ फिचर कहते हैं कि मूल्य वे मानदंड है जो किसी सभ्यता या संस्कृति को सार्थकता प्रदान करते हैं। वार्डी कहते हैं उपयुक्त या चुने जाने का गुण ही मूल्य है। ओटावे कहते हैं कि मूल्य वे विचार हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इनके अनुसार मूल्य की परिभाषा है कि जो जीवन को अस्तित्व या गति प्रदान करे वही मूल्य है। भारतीय परंपरा में मूल्यों को पुरुषार्थ कहा गया है। मूल्य सीखे जाते हैं, ये अमूर्त होते हैं। मूल्य सामाजिकरण द्वारा सीखा जाता है। संवैधानिक मूल्य की बात करें तो दुनिया का प्रत्येक संविधान कुछ आदर्शों एवं सिद्धांतों पर टिका होता है, इसी को ही हम संवैधानिक मूल्य कहते हैं। संविधान में भी आप इन शब्दों को देख पा रहे होंगे, पढ़े होंगे अगर पॉलिटी को। संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता, अस्पृश्यता का अंत पढ़ते हैं अनुच्छेद 17, बंधुत्व, समाजवाद, सहिष्णुता, प्रजातंत्र में मताधिकार का प्रयोग और न्याय, ये कुछ प्रमुख संवैधानिक मूल्य है। इस पर आपका संविधान लिखा गया है। चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना क्या है, प्रजातांत्रिक मूल्य है। पूछा जा सकता है कि चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना किस प्रकार का मूल्य है। संवैधानिक मूल्य है, व्यावसायिक मूल्य है, इस प्रकार के प्रजातांत्रिक मूल्य है। तो डिपेंड करेगा कि वो प्रश्न कैसे पूछ रहा है, ऑप्शन क्या दे रहा है। मानवीय मूल्य गतिशील होते हैं। ठीक है। मूल्यों के स्रोत क्या है, माता पिता, विद्यालय, समाज, धर्म और व्यवसाय।
आप चाहें तो इनको नोट कर लें। मूल्य ह्रास के कारण क्या है? कई बार मूल्य का मतलब आप इंग्लिश का एक शब्द पढ़े होंगे वैल्यू। आपकी कितनी वैल्यू है, मार्केट में कितनी वैल्यू है, घर में आपकी कितनी वैल्यू है, समाज में कितनी वैल्यू है। तो मूल्यों में ह्रास कब होता है? ह्रास मतलब कमी। जब आप एकल परिवार है, आपको ज्यादा लोग नहीं मिल रहे हैं बातचीत करने के लिए, अकेलापन, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग, सब लोग मोबाइल में बिजी हैं, किसी के पास समय नहीं बात करने का, तो धीरे धीरे वैल्यू आपस में ही, आपके रिलेशन में ही धीरे धीरे क्या है, मूल्यों में ह्रास हो रहा है। युवा वर्ग की बदलती जीवन शैली, समय नहीं किसी के पास, बेरोजगार भी हैं लेकिन बिजी भी हैं। कहाँ पे बिजी हैं? सोशल नेटवर्किंग पे, नेतागिरी में बिजी हैं। तो ये क्या है, जीवन शैली बदल रही है। समाज में फैलती मादक पदार्थों के प्रति सेवन के प्रति लत जो है युवाओं की, सिगरेट पीना, ठीक है, चटिया लगाना और भी बहुत तरीके की चीजें होती हैं। मूल्यों की विशेषताएं, मूल्यों का गुणात्मक परिमाणात्मक आकलन हो सकता है। मूल्य सार्वभौमिक होते हैं तथा सीखे जाते हैं। मूल्य अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होते हैं और हमारे मार्गदर्शक होते हैं। मूल्य समाज द्वारा निर्मित है, इनका कोई मूर्त अस्तित्व नहीं है, हमें दिखेंगे थोड़ी, आपकी क्या वैल्यू है दिखेगी थोड़ी। तो जब आप कहीं पे अपना प्रेजेंटेशन देखें या किसी के द्वारा आप सुने जाते हैं कि हाँ यार उसकी मार्केट में बहुत वैल्यू है, अर्थात आपकी डिमांड है, आप लोकप्रिय हैं, ठीक है, तो समाज द्वारा निर्मित है, आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन यहां से हमारा क्या होता है, ये सार्वभौमिक होते हैं, सीखे जाते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो सकते हैं। मूल्य एक आदर्श व्यवस्था है जिसे कभी भी पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सकता। दृष्टिकोण के आधार पर मूल्य, सामाजिक मूल्य जैसे अधिकार, न्याय, कर्तव्य, मानवीय मूल्य जैसे नैतिकता, नैतिक मूल्य ईमानदारी, आध्यात्मिक मूल्य शांति, प्रेम, अहिंसा, भौतिक मूल्य कपड़ा, भोजन, सौंदर्यात्मक मूल्य में प्रकृति और कला, मनोवैज्ञानिक मूल्य जैसे प्रेम और दया। कार्य क्षेत्र के आधार पर मूल्य बताया गया, राजनीतिक मूल्य में ईमानदारी, सेवा भाव, न्यायिक मूल्य में सत्यनिष्ठता और निष्पक्षता हो, अगर आप न्याय कर रहे हो तो सत्य हो और निष्पक्ष रूप से करें, ठीक है। राजनीति में अगर आप जाएं तो सेवा भाव से जाएं और ईमानदारी के भाव से जाएं। व्यावसायिक मूल्य में आप ईमानदार और जिम्मेदारी से काम करें, जवाबदेही हो। आगे बढ़ेंगे, भारतीय मूल्य यहाँ पर बताए गए हैं, आध्यात्मिक मूल्य में मोक्ष की प्राप्ति, लौकिक मूल्य में आपको बताया गया यहाँ पर धर्म, अर्थ और काम। अब बात करते हैं दंड एवं पुरस्कार की। पूरा सिलेबस के हिसाब से ही आपको चल रहे हैं। अब आप बताइएगा आपको कैसा लेक्चर चाहिए, कि हम बोर्ड पे खड़े होकर के 5 मिनट की चीज 1 घंटे में पढ़ाएं, आपके कमेंट देखें, बातचीत करें, हंसी मजाक करें, या फिर आपको 1 घंटे में कंप्लीट पूरा क्लास हो जाए। कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा, आपको कैसी क्लास पसंद है। ऐसा नहीं कि हम बोर्ड पे पढ़ा नहीं सकते, पढ़ा सकते हैं, हमने ट्रायल किया, बट हमें लग रहा था वहां पे टाइम ज्यादा जा रहा है। जो चीजें हम 15 मिनट में बता सकते हैं वो बोर्ड पे 1 घंटे में जा रही हैं, उसको लोग मतलब पसंद करते हैं, नो डाउट, लेकिन ये ज्यादा सुइटेबल है। इसमें आप देख सकते हैं तुरंत कम समय में आपको बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है। आपको हमारे चेहरे से क्या मतलब, आपको हम समझा रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है, नोट्स आप बना रहे हैं, काफी है आपके लिए, ठीक है। दंड क्या है, तो दंड एवं पुरस्कार में आपका जाता है किसी अवांछनीय व्यवहार को रोकने का प्रावधान व्यवस्था ही दंड है। एक लाइन में हम कहें तो कोई ऐसा व्यवहार जिसको आप नहीं चाहते, कोई गलत व्यवहार किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए अगर कोई व्यवस्था है तो वो दंड की प्रयोग है। जैसे न्यायालय में आप सुनते हैं कि दंड दिया गया, ठीक है, कोई मामला था मर्डर का या बलात्कार का तो दंड दिया गया, अर्थात रोकने के लिए उसको। हरलॉक कहते हैं अवांछनीय व्यवहार को दुखद साहचर्य से जोड़ना ही दंड है। सेथना कहते हैं, पता नहीं है मेल है फीमेल, आई डोंट नो। दंड एक सामाजिक निंदा है और इसमें आवश्यक नहीं कि पीड़ा और कष्ट शामिल हो। कोई जरूरी थोड़ी कि दंड, अब भाई चालान करता है तो दंड में आपको कोई जरूरी थोड़ी कि कष्ट ही होगा, पैसा दे दो चालान छूट जाएगा। शारीरिक रूप से आप परेशान नहीं होंगे, आर्थिक रूप से परेशान होंगे। दंड के सिद्धांत, 4 सिद्धांत बताए गए। सुधारात्मक सिद्धांत, सुधार के लिए दंड दिया गया हो। परिमाण बोधक सिद्धांत, संभावित परिणाम का डर ही दंड है। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, अवांछनीय व्यवहार को रोकने के लिए दंड, प्रतिरोध। प्रतिशोधात्मक कि अब निषिद्ध है, अर्थात बदले की भाव से दंड दिया गया हो कि अब बदला ही लेना है, ठीक है। खून का बदला क्या कहा जाता है, खून का बदला खून, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम दंड के प्रकार, सामाजिक दंड जैसे कक्षा में बच्चे को अकेले कोने में बैठाना। आर्थिक दंड, देरी से लगातार आने पर विलंब शुल्क लगाना। मानसिक दंड, किसी प्रश्न को 100 बार हल करवाना। मनोवैज्ञानिक दंड, विद्यार्थी से झगड़े के बाद माफी ना मांगने पर शिक्षक का परीक्षा में अंक काट लेना, ऐसा होता है ना। झगड़ा हुआ, बच्चे ने माफी नहीं मांगी तो शिक्षक क्या है, परीक्षा में अंक काट ले रहा है।
ये मनोवैज्ञानिक दंड है। मानसिक दंड क्या है, किसी प्रश्न को बच्चे से हल कर रहा है फिर भी करें, बार बार हल करो। आर्थिक दंड क्या है, कोई अगर लेट में आ रहा है तो उससे आप शुल्क ले रहे हैं, लेट फीस ले रहे हैं, फीस अगर कोई लेट में जमा कर रहा है लग जाता ना फाइन, लेट फीस का फाइन। चलिए, दंड देते समय आपको क्या ध्यान रखना है। दंड जो है गलती अपराध के अनुरूप हो, बालक की प्रकृति के अनुरूप। ऐसा नहीं कि बेचारा 4-5 साल का बच्चा है और उस पर आप देख ही नहीं रहे कि किस उम्र का बच्चा है, क्या उसने अपराध किया है, उस अपराध पे क्या सजा बन रही, क्या उसको वही सजा मिल रही है। सुधार की दृष्टि से दंड पक्षपात रहित हो, एक अपराध के लिए एक बार दंड दिया जाए। दंड देते समय गंभीर मुद्रा में रहें, हो सके तो विद्यार्थी को शारीरिक दंड ना दें, कहा गया है। ठीक है, दिव्यांग विद्यार्थियों को तो बिल्कुल भी शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, और इस पर आरटी एक्ट 2009 में भी बात कही गई है। ठीक है, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। दंड हमेशा बदले की भावना से रहित होकर, यहां पर होना चाहिए था रहित होकर ना दे। ठीक है, मिसप्रिंट है, तो ठीक है, बदले की भावना से होकर के दंड नहीं देना चाहिए। दंड व्यक्तिगत रूप से देना चाहिए, दंड क्षतिपूर्ति के साथ देना चाहिए। दंड का कारण बालक को अवश्य बता देना चाहिए कि आपको क्यों दंड दिया जा रहा है, ताकि उसमें सुधार करेगा। दंड के फायदे क्या हैं, कक्षा में अनुशासन बनाने में सहायक, अवांछनीय व्यवहार को रोकने में सहायक, अन्य विद्यार्थियों के लिए एक सीख, दंड द्वारा कक्षा में अव्यवस्था की संभावना पर रोक। आप दंड देंगे, मान लिया कोई बच्चा गलती कर रहा है, शैतानी कर रहा है, तो उससे सीखेगा, उसको बताएंगे आप कि क्यों आपको दंड दिया गया है। ठीक है, जैसे कई बार बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं तो टीचर कहता है जाओ दोनों लोग पीछे ऊपर हाथ खड़े, दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। उसको बताएंगे आप कि आप शोर कर रहे थे, इस वजह से आपको दंड दिया, तो आगे वो मेंटेन रखिएगा अनुशासन। अवांछनीय व्यवहार को रोकने में सहायक, अन्य विद्यार्थियों से डर जाते हैं, कोई भी बातचीत नहीं करता है। जब एक कक्षा में किसी एक बच्चे को दंड दिया जाता है तो बाकी बच्चे अपने आप शांत हो जाते हैं। हानियां क्या है, दुश्मनी हो सकती है, टीचर से बच्चे की हो सकती है, बच्चे की बच्चे से हो सकती है। कई बार बच्चे आदी हो जाते हैं कि चलो ठीक है 4 डंडे मार ही तो लेंगे, अपराध का ना रुकना, आदत पड़ जाती है कुछ लोगों में। पुरस्कार क्या है, तो पुरस्कार किसी अच्छे वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए दिया गया प्रोत्साहन है। यहाँ पर एक परिभाषा है हरलॉक की, किसी वांछनीय व्यवहार को सुखद साहचर्य से जोड़ना ही पुरस्कार है। लाभ, पुरस्कार के प्रकार की बात करें तो भौतिक पुरस्कार जो आपको दिखाई देता है, जैसे पहले क्या होता था, अभी भी होता है स्कूलों में, 26 जनवरी 15 अगस्त प्रोग्राम होते थे, बच्चों को किताब, पेंसिल, रबड़ इत्यादि दी जाती थी, मेडल। तो ये है भौतिक, जिसको आप देख सकें। अमूर्त, जैसे मॉनिटर बना दिया गया कक्षा का, पदोन्नति कर दी गई, ठीक है, एक सर्टिफिकेट दे दिया गया अच्छे काम के लिए, या छात्रवृत्ति दे दी गई, तो ये सामाजिक और अमूर्त में आ जाएगा। सांत्वना पुरस्कार, इस प्रकार के पुरस्कार उपविजेता या किसी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को दिए जाते हैं सांत्वना पुरस्कार के रूप में। व्यक्तिगत पुरस्कार किसी एक ही व्यक्ति को दिए जाते हैं, जैसे कक्षा में प्रथम स्थान आने वाले को मेडल पहनाया जाता है प्रेयर के टाइम। सामूहिक पुरस्कार क्या है, समूह को दिया जाता है, किसी एक को नहीं, पूरे समूह में सबको दिया जाता है। पुरस्कार देते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या है, हो सके तो बड़ी धनराशि पुरस्कार में ना दें। अमूर्त पुरस्कार देने का प्रयास करें, पैसे की बजाय आप कुछ ऐसा दें जो अमूर्त हो लेकिन उसको इन फ्यूचर में हेल्प करे। निचली कक्षाओं में हो सके तो सभी विद्यार्थियों को सांत्वना पुरस्कार दें। पुरस्कार के रूप में सबसे ज्यादा प्रशंसा को अपनाएं, तारीफ करें। छोटी छोटी बातों पर पुरस्कार ना दें ताकि बच्चे की हैबिट ना खराब हो। पुरस्कार में दैनिक जीवन या पढ़ने लिखने की वस्तु दें। पुरस्कार को निष्पक्ष मानक बनाएं, हो सके तो पुरस्कार प्रदर्शन सफलता के तुरंत बाद दें। ऐसा नहीं देखा आपने सरकार की तरफ से बहुत सारे पुरस्कार हैं बाद में जाते हैं, मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाते हैं, आदमी जब मर गया तब उसको आप पुरस्कार दें, क्या मतलब है ना। तो सफलता हो तुरंत, 1 या 2 दिन का, 24 से 48 घंटे का समय ले ले। पुरस्कार का लाभ क्या है, इससे बच्चे को प्रोत्साहन मिलेगा, वांछनीय व्यवहार के लिए प्रेरणा का संचार होगा, अन्य बच्चों के लिए प्रेरक का काम करेगा, संपूर्ण कक्षा के प्रदर्शन में सुधार का संकल्प होगा, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन बढ़ेगा कि हाँ यार पिछली बार किसका नाम ले ले, पिछली बार सुरेश को मिल गया था, इस बार रमेश को भी मिलेगा, पूजा को मिल गया था तो ज्योति को क्यों नहीं मिला, है ना। इस प्रकार का कंपटीशन होता है क्लास में कि यार इस बार हमको भी मिलना चाहिए, तो प्रतिस्पर्धा का विकास होगा, चरित्र रुचि निर्माण होगा। हानियां क्या है, ईर्ष्या हो जाती है, आपस में लोग जलने लगते हैं कि यार उनको मिल गया मुझसे नहीं बोलेंगे। पक्षपात कई बार हो जाता है, तो ये हानियां भी है, ठीक है।
गलत संसाधनों का प्रयोग कर लिया जाता है, ये भी है। पुरस्कार दंड किसी भी प्रकार के पुनर्बलन नहीं है, ऐसा स्किनर मानते हैं। स्किनर के अनुसार पुरस्कार जो है ये पुनर्बलन का काम नहीं करते। पुरस्कार व दंड खुद में किसी प्रकार के पुनर्बलन नहीं है, क्योंकि इनसे व्यवहार का पुनर्बलन होता है। ठीक है, जैसे चोरी व्यवहार है और दंड उसका परिणाम है। विद्यार्थी अगर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, व्यवहार है, पुरस्कार उसका परिणाम है। दंड का सर्वोच्चम उद्देश्य क्या है? दंड अगर दिया जाता है तो सुधार के लिए दिया जाता है। मुख्य उद्देश्य प्रतिशोध हो और सुधारात्मक हो। सफलता से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है और असफलता से बड़ी कोई निराशा नहीं है, ये कथन है लॉहिल ड्रेपमैन का। बालक के सर्वोत्तम पुरस्कार क्या है? प्रशंसा, योग्यता और प्रमाण पत्र। योग्यता प्रमाण पत्र एक ही बात है, मतलब जो जिसके योग्य है उसका सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। उत्साह एवं कार्य क्षमता में वृद्धि करता है पुरस्कार। पुरस्कार एवं दंड मनोवैज्ञानिक प्रेरक है। जब केवल पुरस्कार जीतना ही मुख्य लक्ष्य हो जाए तब सीखने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, ये कहते हैं जोन्स। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जब सिर्फ आप पुरस्कार जीतने के लक्ष्य से ही सब काम कर रहे हैं तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे चीज़ों को। ये पर्सनली अच्छी बात कही गई, हमें भी अच्छी लगी। तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक बार आप अपने सामने किसी दूसरे फ़ोन में या इसी में रखिएगा और सिलेबस हम एक बार पढ़ के आपको बताते हैं सिलेबस में क्या क्या था। पहली लाइन में थी आपका पहला आपका पॉइंट था सिलेबस में व्यावसायिक आचरण एवं नीति प्रेरणा, तो ये हमने आपको पढ़ा दिया है, व्यावसायिक नीति एवं आचरण। इसके बाद एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं। जीवन कौशल वाले सिलेबस में आपको पहले पॉइंट में दिख रहा होगा व्यावसायिक आचरण एवं नीति प्रेरणा, ये हो गया। फिर हमने आपको कराया शिक्षक की भूमिका, जितने भी उसमें ब्रैकेट में चीजें लिखी हुई हैं उनको भी हमने यहाँ पर आपका कवर करा दिया है। शिक्षक की भूमिका में आपने पढ़ा शिक्षक नेतृत्वकर्ता के रूप में, ठीक है, सुविधादाता, अनुश्रवणकर्ता, ये हमने आपको पढ़ा दिया। फिर आ जाता है संवैधानिक और मानवीय मूल्य, तो मानवीय मूल्यों के बारे में भी हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, फिर आ गया दंड एवं पुरस्कार। बस इतना ही तो था, हो गया कंप्लीट। अब इससे संबंधित हम आपको क्वेश्चंस जो भी होंगे अगली क्लास में करा देंगे, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस करा देंगे। कोई अलग से वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने 10 दोस्तों को आप शेयर करिए। हम आपके लिए दिन रात एक करके अच्छे कंटेंट को तैयार करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। एक कमी है हमारे अंदर, थोड़ा सा आप जानते ही होंगे अगर आप चैनल से जुड़े हैं, कमी यही है कि थोड़ा सा बनावटी बातें नहीं कर पाते हैं, इसलिए लोग शायद उतना नहीं पसंद करते हैं। खैर, आपका प्यार सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा। बाकी अगर आप सुपर टेट के कंप्लीट नोट्स अपने घर तक मंगवाना चाह रहे हैं, ये जीवन कौशल वाला भी आपको हार्ड कॉपी में आपके घर तक मिल जाएगा, लेकिन कंप्लीट मिलेगा सुपर टेट का सिलेबस। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शिक्षण कौशल और जो भी टॉपिक है एक एक वीडियो में आपको कवर करा दिया जाएगा। धन्यवाद।